आज जरा एक अजीब सा सवाल अपने आप से पूछिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंडियन फिल्म जो खुलकर अपने देश का पक्ष रखती हो, जो कड़वे सच दिखाने से न डरे, वही फिल्म दुनिया के अलग अलग कोनों में, यहां तक कि उन देशों में भी सबसे ज्यादा देखी जाए जिनके बारे में वो फिल्म अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है। सुनने में ये बात थोड़ी उल्टी लगती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ठीक यही हुआ है और इसी पैराडॉक्स ने इंडियन सिनेमा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। धुरंधर की रिलीज के बाद जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक फिल्म की सक्सेस स्टोरी नहीं है। पाकिस्तान में इस फिल्म को लेकर गुस्सा भी दिखा, बहस भी हुई, बैन भी लगा और उसी के साथ साथ एक अजीब सी क्यूरियोसिटी भी पैदा हुई। थिएटर में बैन होने के बावजूद फिल्म वहां वायरल हुई, लोगों ने इसे देखा, इस पर बात की और जब ये OTT पर आई तो नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर ग्लोबली ट्रेंड करने लगी। ये सिर्फ एक दो देशों की बात नहीं थी, बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा देशों में ये टॉप पर पहुंच गई। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था। 2022 में RRR के साथ भी दुनिया ने कुछ ऐसा ही देखा था। एक ऐसी फिल्म जो अपने इंडियन टोन, अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट और अपने अनअपोलोजेटिक अंदाज के साथ आई, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल ऑडियंस से जुड़ गई। फर्क बस इतना है कि उस वक्त बहुत से लोगों ने इसे एक एक्सेप्शन मान लिया था। अब धुरंधर और हक जैसी फिल्मों के साथ ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये कोई नया ट्रेंड है? क्या इंडियन सिनेमा का बिजनेस मॉडल सच में बदल रहा है? हक की बात करें तो ये फिल्म एक ऐसे केस से शुरू होती है जिसे भारत में दशकों तक सिर्फ कानूनी फाइलों और अखबारों की सुर्खियों में सीमित रखा गया था। शाहबानो का मामला, जिसमें एक औरत ने सिर्फ इतना कहा था कि उसे भी वही मेंटेनेंस चाहिए जो देश का कानून हर नागरिक को देता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके हक में आया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक कानूनी मोड़ नहीं था, बल्कि राजनीति, कम्युनिटी प्रेशर और पितृसत्ता का एक पूरा सिस्टम सामने ले आया। हक इस कहानी को किसी एक धर्म या कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ रखती है जो औरत को हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मजबूर करती है। दिलचस्प बात यह है कि हक को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और मिडिल ईस्ट के कई देशों में भी देखा गया और सराहा गया। सोशल मीडिया पर मुस्लिम औरतें खुलकर कहती नजर आई कि ये फिल्म उनके जीवन के बहुत करीब है। ये वही जगह है जहां इंडियन सिनेमा अक्सर डरता रहा है। ये मान लिया गया था कि अगर आप ऐसी कहानियां दिखाएंगे तो इंटरनेशनल ऑडियंस नाराज हो जाएगी, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। धुरंधर भी कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन एक अलग लेवल पर। यह फिल्म एक स्पाई थ्रिलर की तरह पैक की गई है, जहां एक आम दर्शक इसे सिर्फ एक फास्ट पेस्ड, स्लिक और एंटरटेनिंग फिल्म की तरह भी देख सकता है, लेकिन इसके अंदर जो नैरेटिव चलता है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, उसकी नीतियों और भारत के प्रति उसके रवैये पर सीधे सवाल खड़े करता है। फिर भी फिल्म इतनी सावधानी से बनाई गई है कि ये किसी पूरी आवाम को विलन नहीं बनाती। इसमें आम पाकिस्तानी नागरिक को भी एक इंसान की तरह दिखाया गया है, न कि किसी कार्टून विलन की तरह। शायद यही वजह है कि इतनी आलोचना के बावजूद लोग इसे देख रहे हैं। यहाँ एक पुरानी कन्वेंशनल विजडम टूटती हुई दिखाई देती है। लंबे समय तक ये माना गया कि अगर किसी इंडियन फिल्म को मेगा हिट होना है तो उसे हर किसी को खुश करना पड़ेगा। इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, गल्फ कंट्रीज और एक खास इंटेलेक्चुअल ऑडियंस को भी सेटिस्फाई करना होगा। यही वो फॉर्मूला था जिस पर बड़े स्टार्स ने दशकों तक काम किया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह फॉर्मूला अब आउटडेटेड हो चुका है? आज की नई जनरेशन की फिल्में कुछ और ही कह रही है। इनका साफ कहना है कि कहानी सबसे पहले अपने देश और अपने समाज से ईमानदार होनी चाहिए। अगर वो ईमानदारी सही तरह से पैक की जाए तो दुनिया अपने आप सुनने आ जाती है। RRR, हक और धुरंधर जैसी फिल्में यही दिखाती है। ये फिल्में सिर्फ मैसेज देने नहीं आई, ये एंटरटेन करने आई। मैसेज उनका सेकेंडरी इफेक्ट है, प्राइमरी गोल नहीं। यही वजह है कि ये फिल्में उन देशों में भी देखी जा रही हैं जहां की सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं में वही समस्याएं मौजूद हैं जिन्हें ये फिल्में छूती है। जब कोई नाइजीरियन या पाकिस्तानी दर्शक हक देखता है तो उसे ये एक इंडियन फिल्म कम और अपनी कहानी ज्यादा लगती है, और जब कोई दर्शक धुरंधर देखता है तो वो इसे सिर्फ एक एंटी किसी देश फिल्म नहीं, बल्कि एक वेल मेड स्पाई थ्रिलर के रूप में कंज्यूम करता है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इंडियन सिनेमा के एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं? एक ऐसा दौर जहां फिल्म मेकर्स को यह डर नहीं रहेगा कि इंटरनेशनल मार्केट क्या सोचेगा, जहां फिल्में अनअपोलोजेटिकली इंडियन होंगी, लेकिन उनका क्राफ्ट और प्रेजेंटेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। और अगर ऐसा है तो इसका असर सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये इंडिया की कल्चरल पोजीशनिंग को भी बदल सकता है। अगले हिस्से में हम इसी सवाल को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। ये नया मॉडल कैसे काम करता है, इसके पीछे कौन से सिस्टम्स और बदलाव हैं,
और क्यों कुछ फिल्में ग्लोबल ऑडियंस से जुड़ पा रही हैं जबकि कुछ नहीं। असली वजह शायद उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है जितनी पहली नजर में दिखती है। जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि धुरंधर और हक जैसी फिल्में अचानक ग्लोबली इतनी बड़ी सक्सेस क्यों बन रही हैं, तो हमें सिर्फ कहानी या मैसेज को नहीं देखना चाहिए। असली खेल इसके पीछे छुपे सिस्टम, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग और ऑडियंस बिहेवियर का है। क्योंकि सच ये है कि दुनिया में कोई भी फिल्म सिर्फ कंटेंट से नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम से हिट बनती है। और पिछले 10-12 सालों में ये इकोसिस्टम पूरी तरह बदल चुका है। पहले क्या होता था, अगर किसी इंडियन फिल्म को इंटरनेशनल सक्सेस चाहिए होती थी तो उसे या तो वेस्टर्न मार्केट में फिट होना पड़ता था या फिर उसे अपने पड़ोसी देशों और अरे ऑडियंस को खुश करना पड़ता था। लेकिन अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने पूरा गेम बदल दिया है। आज नेटफ्लिक्स, प्राइम या दूसरे प्लेटफॉर्म्स एल्गोरिदम के बेस पर कंटेंट पुश करते हैं, न कि सिर्फ जियोग्राफी के बेस पर। अगर किसी देश में किसी तरह का सोशल या इमोशनल कनेक्शन बनता है तो एल्गोरिदम खुद उस कंटेंट को आगे पुश करने लगता है। सोचिए, अगर किसी नाइजीरियन या इंडोनेशियन ऑडियंस को हक जैसी फिल्म में अपने समाज की झलक दिखती है तो वो इसे पूरा देखेगा तो प्लेटफॉर्म समझेगा कि ये कंटेंट एंगेजिंग है, फिर वो इसे और देशों में पुश करेगा और धीरे धीरे वो फिल्म एक ग्लोबल लूप में आ जाती है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे सोशल मीडिया पर कोई वीडियो अचानक वायरल हो जाता है। किसी ने प्लान नहीं किया होता लेकिन ऑडियंस डिसाइड कर देती है। धुरंधर के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल नैरेटिव वाली फिल्म नहीं थी, ये एक हाई क्वालिटी स्पाई थ्रिलर थी। इसकी पैकेजिंग, इसकी पेसिंग, इसका बैकग्राउंड स्कोर, इसका सिनेमैटिक स्केल, ये सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का था। आज की ऑडियंस सिर्फ मैसेज नहीं खरीदती, वो एक्सपीरियंस खरीदती है। अगर एक्सपीरियंस स्ट्रांग है तो मैसेज ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाता है और यही सॉफ्ट इन्फ्लुएंस का असली फॉर्म होता है। यहीं पर नया बिजनेस मॉडल आता है। पहले बॉलीवुड का एक बड़ा हिस्सा इस सोच पर चलता था कि अगर गल्फ मार्केट, पाकिस्तान मार्केट या कुछ खास इंटरनेशनल पॉकेट्स खुश हो जाए तो फिल्म सेफ हो जाएगी। लेकिन अब इंडियन मार्केट खुद इतना बड़ा हो चुका है कि सिर्फ घरेलू ऑडियंस से ही 800 करोड़ की कमाई पॉसिबल हो गई है। और जब बेस इतना स्ट्रांग हो जाता है तो फिल्म मेकर्स रिस्क लेने लगते हैं। वो नई कहानियां बताते हैं, नए एंगल्स एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको अभी तक का हिस्सा इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम और भी गहराई में जाने वाले हैं और समझेंगे कि ये बदलाव इंडिया और दुनिया दोनों के लिए क्या मतलब रखता है। एक और बड़ा बदलाव आया है स्टोरी टेलिंग कॉन्फिडेंस में। पहले कई फिल्म मेकर्स को लगता था कि अगर वो बहुत ओपनली इंडियन पर्सपेक्टिव दिखाएंगे तो इंटरनेशनल ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब एग्जाम्पल सामने है कि अगर कहानी ऑनेस्ट है और एग्जीक्यूशन वर्ल्ड क्लास है तो लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। हॉलीवुड दशकों से यही करता आया है। वो अपनी स्टोरीज, अपने हीरोज, अपना पर्सपेक्टिव दिखाता है और दुनिया उसे देखती है। अब धीरे धीरे इंडियन सिनेमा भी वही कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। हक और धुरंधर जैसी फिल्में एक और चीज मास्टरफुली करती है। ये ऑडियंस को लेक्चर नहीं देती, ये आपको एक एंगेजिंग कहानी देती है। आप पहले एंटरटेन होते हैं, फिर सोचने लगते हैं। यही सॉफ्ट मैसेजिंग का सबसे पावरफुल तरीका होता है। अगर कोई फिल्म आपको पहले कनेक्ट कर ले तो आप उसके अंदर छुपे डीपर थीम्स को बिना रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि आज की ग्लोबल ऑडियंस पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरीज देखने के लिए तैयार है। पहले लोगों को लगता था कि अगर कोई कहानी किसी स्पेसिफिक कल्चर या देश से जुड़ी है तो वो ग्लोबल नहीं बन सकती। लेकिन कोरियन सिनेमा, स्पेनिश सीरीज और अब इंडियन सिनेमा ये मिथ तोड़ रहे हैं। लोग सबटाइटल्स पढ़ने के लिए भी रेडी है अगर कहानी एंगेजिंग है। धुरंधर और हक की सक्सेस ये भी दिखाती है कि कल्चरल कॉन्फिडेंस और सिनेमैटिक क्वालिटी अगर साथ आ जाए तो वो अनस्टॉपेबल कॉम्बिनेशन बन सकता है। सिर्फ नेशनल प्राइड दिखाना काफी नहीं है और सिर्फ टेक्निकल ब्रिलियंस भी काफी नहीं है। जब दोनों बैलेंस में होते हैं तभी ग्लोबल रेजोनेंस बनती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये ट्रेंड सच में कंटिन्यू होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या इससे इंडियन सिनेमा का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा? क्या इससे दूसरे देशों के ऑडियंसेस इंडिया को एक नए लेंस से देखना शुरू करेंगे? या फिर इससे रीजनल टेंशंस भी बढ़ सकती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हर फिल्म इस मॉडल को फॉलो कर सकती है या ये सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस तक ही लिमिटेड रहेगा? अगले हिस्से में हम इसी इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करेंगे। शॉर्ट टर्म में क्या बदल सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या बदलाव आ सकता है और ये नया सिनेमैटिक वेव आने वाली जेनरेशन को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब अगर हम इस पूरे ट्रेंड के इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करें तो हमें सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर या ओटीटी ट्रेंडिंग लिस्ट नहीं देखनी चाहिए। असली असर कहीं ज्यादा गहरा होता है।
क्योंकि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, ये लोगों की सोच, परसेप्शन और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है। और जब कोई देश लगातार ऐसी फिल्में बनाता है जो ग्लोबली देखी जाती है, तो धीरे धीरे वो देश कल्चरल इन्फ्लुएंस बिल्ड करने लगता है। आज अगर एक इंडियन फिल्म नाइजीरिया, इंडोनेशिया, मिडल ईस्ट या यूरोप के कुछ हिस्सों में देखी जा रही है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोग वो कहानी देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली इंडिया को भी समझ रहे हैं। वो इंडिया के सोसाइटी, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स, उसकी स्ट्रेंथ्स, उसकी प्रॉब्लम्स, सब कुछ एक सिनेमैटिक लेंस से देख रहे हैं। और यही चीज फ्यूचर में बहुत पावरफुल साबित हो सकती है। शॉर्ट टर्म में इसका सबसे बड़ा असर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कॉन्फिडेंस पर दिख सकता है। जब फिल्म मेकर्स देखते हैं कि ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग भी ग्लोबल सक्सेस ला सकती है, तो वो रिस्की टॉपिक से डरना बंद करते हैं। वो नई स्टोरीज एक्सप्लोर करते हैं। इससे इंडस्ट्री में क्रिएटिविटी बढ़ती है। नए डायरेक्टर्स, नए राइटर्स, नए एक्टर्स को मौका मिलता है और धीरे धीरे पूरा सिनेमैटिक इकोसिस्टम इवॉल्व होने लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। इमेजिन कीजिए अगर अगले 10 सालों में इंडिया लगातार ऐसी फिल्में बनाता है जो ग्लोबल लेवल पर देखी जाती है, तब इंडिया सिर्फ एक इकोनॉमी या पॉलिटिकल पावर नहीं रहेगा, बल्कि एक कल्चरल पावर हाउस बन सकता है। जैसे आज कोरियन पॉप कल्चर या अमेरिकन एंटरटेनमेंट दुनिया भर में इन्फ्लुएंस डालता है, वैसे ही इंडियन स्टोरी टेलिंग भी ग्लोबल नैरेटिव का हिस्सा बन सकती है। व्हाट इफ सिनारियो सोचिए। बेस्ट केस सिनारियो ये हो सकता है कि इंडियन सिनेमा ग्लोबल स्टोरी टेलिंग का एक मेजर पिलर बन जाए, जहां लोग सिर्फ हॉलीवुड या कोरियन कंटेंट नहीं, बल्कि इंडियन कंटेंट को भी इक्वली फॉलो करें। इससे इंडियन एक्टर्स, डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा। इंडियन स्टोरीज दुनिया के सिलेबस का हिस्सा बन सकती है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया अपना पर्सपेक्टिव दुनिया तक खुद पहुंचा सकेगा। लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो भी पॉसिबल है। अगर फिल्म मेकर्स सिर्फ पॉलिटिकल मैसेजिंग पर फोकस करने लगे और स्टोरी टेलिंग क्वालिटी गिरने लगे, तो ऑडियंस इंटरेस्ट जल्दी खत्म हो सकता है। ग्लोबल ऑडियंस बहुत स्मार्ट होती है। वो सिर्फ मैसेज के लिए फिल्म नहीं देखती, उसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, स्ट्रॉन्ग स्टोरी और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन चाहिए। अगर ये बैलेंस टूट गया, तो ये पूरा वेव टेम्पररी भी साबित हो सकता है। एक और रिस्क ये भी है कि अगर ऐसी फिल्मों को सिर्फ प्रोपेगेंडा के लेंस से देखा जाने लगा, तो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस कम हो सकती है। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग और हाई सिनेमैटिक क्वालिटी, ये दोनों साथ रहना जरूरी है। तभी ये मॉडल सस्टेनेबल रहेगा। इसका इम्पैक्ट यूथ पर भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। आज की जनरेशन कंटेंट से बहुत इन्फ्लुएंस होती है। अगर वो ऐसी स्टोरीज देखती है जो ग्राउंडेड है, रियलिस्टिक है और इमोशनली स्ट्रांग है, तो वो ज्यादा अवेयर सोसाइटी बना सकती है। लेकिन अगर कंटेंट सिर्फ एक्सट्रीम नैरेटिव्स दिखाएगा, तो सोसाइटी भी पोलराइज हो सकती है। इसलिए क्रिएटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है और एक बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हो सकता है। अगर इंडियन फिल्म्स कंसिस्टेंटली ग्लोबल हिट बनने लगती है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बढ़ेंगी, इंडियन वीएफएक्स, म्यूजिक, राइटिंग सब ग्लोबल डिमांड में आ सकते हैं। इससे लाखों जॉब्स क्रिएट हो सकती है। मतलब सिनेमा सिर्फ कल्चरल ही नहीं, इकोनॉमिक पावर भी बन सकता है। लेकिन यहाँ एक इमोशनल इम्पैक्ट भी है जो अक्सर ओवरलुक हो जाता है। जब किसी देश की स्टोरीज दुनिया देखती है, तो उस देश के लोगों में भी प्राइड और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उन्हें लगता है कि उनकी स्टोरीज भी इंपॉर्टेंट है, उनका पर्सपेक्टिव भी ग्लोबल स्टेज पर मैटर करता है। और ये फीलिंग किसी भी नेशन के लिए बहुत पावरफुल होती है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेंड है या इंडियन सिनेमा का परमानेंट शिफ्ट? क्या आने वाली जनरेशन के फिल्म मेकर्स इस मोमेंटम को आगे ले जा पाएंगे? और सबसे इंटरेस्टिंग, क्या फ्यूचर में ऐसी फिल्में आएंगी जो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रेफरेंस पॉइंट बन जाए? अगले और फाइनल हिस्से में हम पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि रियलिस्टिकली फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा सकता है। क्योंकि हर ट्रेंड के पीछे एक्साइटमेंट भी होता है और चैलेंजेस भी। अब जरा पीछे हटकर पूरे सफर को एक साथ देखना जरूरी है। धुरंधर और हक की कहानी सिर्फ 2 फिल्मों की नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी है जो धीरे धीरे इंडियन सिनेमा के डीएनए में आ रहा है। एक ऐसा सिनेमा जो अब खुद से माफी नहीं मांगता, जो ये साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वो सबका है, बल्कि ये कहता है कि वो सबसे पहले अपनी जमीन, अपने समाज और अपनी सच्चाई से जुड़ा हुआ है। और शायद यहीं से इसकी असली ताकत निकलती है। अगर हम हक को देखें, तो वो एक औरत की लड़ाई की कहानी है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये उस सिस्टम की कहानी है जो सालों तक उसके खिलाफ खड़ा रहा। ये फिल्म किसी धर्म या कम्युनिटी को टारगेट नहीं करती, बल्कि उस पितृसत्तात्मक सोच को सवालों के घेरे में लाती है, जो अलग अलग देशों और संस्कृतियों में अलग अलग रूप में मौजूद है।
शायद यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और मिडल ईस्ट में इसे इसलिए देखा गया क्योंकि लोगों ने इसमें अपनी जिंदगी की झलक देखी। धुरंधर का मामला थोड़ा अलग है, लेकिन उसका असर उतना ही गहरा है। एक तरफ ये एक स्लिक और एंगेजिंग स्पाई थ्रिलर है जिसे आप बिना ज्यादा सोचे भी एंजॉय कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये फिल्म बहुत साफ तरीके से एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी को सामने रखती है। बिना चीखे चिल्लाए, बिना हर सीन में भाषण दिए, ये एक नैरेटिव रखती है। और यही वजह है कि विरोध, बैन और नाराजगी के बावजूद लोग इसे देख रहे हैं। शायद इसलिए भी कि फिल्म ये फर्क साफ करती है कि एक आम इंसान और एक सिस्टम में क्या अंतर होता है। इन दोनों फिल्मों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, आज का दर्शक बेवकूफ नहीं है। वो समझता है कि कौन सी फिल्म उसे सिर्फ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है और कौन सी फिल्म ईमानदारी से एक कहानी सुना रही है। अगर कहानी स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन वर्ल्ड क्लास है और इमोशंस जेन्युइन है, तो ऑडियंस बाउंड्रीज, लैंग्वेज और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कनेक्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ एक जरूरी संतुलन की बात भी करनी होगी। हर अनअपोलोजेटिक फिल्म अच्छी फिल्म नहीं होती और हर पॉलिटिकली कॉन्फिडेंट फिल्म ऑटोमेटिकली ग्लोबल हिट नहीं बन जाती। अगर आने वाले समय में क्रिएटर्स सिर्फ मैसेज को प्रायोरिटी देने लगेंगे और स्टोरी टेलिंग को नजरअंदाज करेंगे, तो ये पूरा मोमेंटम बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। सिनेमा का पहला काम आज भी वही है जो हमेशा था, आपको कहानी में खींच लेना, आपको महसूस कराना, आपको कुछ देर के लिए किसी और की दुनिया में ले जाना। एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कुछ लोग कहेंगे कि ऐसी फिल्में पोलराइजेशन बढ़ा सकती है, टेंशन्स को और गहरा कर सकती है। ये चिंता पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है, लेकिन इसका जवाब सेंसरशिप या डर नहीं है। इसका जवाब बेहतर राइटिंग, न्यूएंस्ड कैरेक्टर्स और रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग है। जब फिल्में चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बल्कि ग्रे शेड्स में दिखाती है, तब वो ज्यादा देर तक टिकती है। अगर हम बड़े पिक्चर में देखें तो ये बदलाव सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहेगा, ये भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी को भी इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। जब दुनिया भारत को सिर्फ एक इमर्जिंग इकोनॉमी नहीं बल्कि एक कॉन्फिडेंट स्टोरी टेलर के रूप में देखेगी, तो परसेप्शन बदलना तय है। और परसेप्शन बदलना अक्सर पॉलिटिक्स और पावर से ज्यादा असरदार होता है। साथ ही ये बदलाव इंडियन इंडस्ट्री के अंदर भी एक नई एनर्जी ला सकता है। नए डायरेक्टर्स को लगेगा कि उन्हें हर बार सेफ खेल खेलने की जरूरत नहीं है। नए राइटर्स को लगेगा कि उनकी ग्राउंडेड स्टोरीज भी सुनी जा सकती है। और ऑडियंस को लगेगा कि उन्हें सिर्फ एस्केपिज्म नहीं बल्कि मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट भी मिल सकता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि धुरंधर और हक जैसी फिल्में सही है या गलत। असली सवाल ये है कि क्या ये फिल्में इंडियन सिनेमा को एक नए रास्ते पर ले जा रही है, एक ऐसा रास्ता जहां इंडियन पर्सपेक्टिव शर्माने की चीज नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बन जाए, जहां ग्लोबल एक्सेप्टेंस की भीख मांगने के बजाय दुनिया खुद आकर देखे। और अब एक सवाल आपसे, अगर आने वाले सालों में इंडियन सिनेमा इसी दिशा में आगे बढ़ता है, तो आप क्या ज्यादा देखना चाहेंगे? बड़े बजट की अनअपोलोजेटिक स्पाई थ्रिलर्स या समाज के कड़वे सच दिखाने वाली ग्राउंडेड कहानियां, या फिर दोनों का एक सही बैलेंस? अगर आपको यह पूरा एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही और गहराई वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।